हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, बीपीएससी का एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन अब बीपीएससी की टेस्टेस लगा रहे थे, एडुटेरिया की लगा रहे थे, केजीएस की लगा रहे थे और भी कोचों की टेस्टेस को लगा रहे थे। और उसी टेस्टेस को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम जो है अपनी बराबर एंड सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो लगातार सीरीज चल रही थी इसमें आप लोग देखते चलोगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर पाओगे। चलिए, तो डेली अब टेस्ट जाएगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बाकी चैनल पे मल्टीपल्स वीडियो बन चुकी है, बिहार पूरा जीके बना दिया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बना दिया, आप जाके देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। एफजी सलाई, एफजी जो सलाई व्यक्ति थे यह किससे संबंधित रहे हैं, तो आप कहेंगे चंपारण एग्रीयन समिति के है कौन थे, अध्यक्ष थे। डब्ल्यू बी हैकॉक की बात करें तो डब्ल्यू बी हैकॉक जिला मजिस्ट्रेट चंपारण के थे। बतक मियाँ की बात किया है, गांधी जी के भोजन में मिले जहर की सूचना इनके द्वारा प्रदान की गई थी। राजकुमार शुक्ल की बात किया तो गांधी जी को चंपारण आने का इन्होंने निमंत्रण दिया हुआ था, याद रखना है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित व्यक्ति हैं और उनके कार्यस्थल हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब एक ऑप्शन गलत है, इनमें से गलत कौन सा है। जैसे यदुनंद शर्मा की बात किया, गया जिले से संबंधित है, करेक्ट है। यमुना कारी की बात किया, दरभंगा एवं सारण जिले से संबंधित है, सही है। कार्यानंद शर्मा की बात की है तो करण शर्मा चंपारण संबंधित नहीं है, ये आपके मुंगेर जिले से संबंधित थे, तो आप कहेंगे यहाँ पर सी वाला गलत है। राहुल सांकृत्यानंद की बात किया है तो अनवारी एवं अमसारी जिले से संबंधित है, आपका ऑप्शन ये भी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बकास्त भूमि से क्या तात्पर्य था, जिसे लेकर 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन शुरू हुआ। बकास्त भूमि से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या होती थी बकास्त भूमि जो 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था। तो आप कहेंगे जो बकास्त भूमि है वह भूमि होती थी जिसे जमींदार अपने पास रखते थे और अस्थायी किसानों को पट्टे मतलब कि किराए पर देते थे, जिसे बकास्त भूमि कहा जाता था। बिहार में सवर्ण विज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद बिहार कांग्रेस का नेतृत्व किसने संभाला था, तो आप कहेंगे दीप नारायण सिंह के द्वारा संभाला गया था। बिहार में जब सवर्ण विज्ञा आंदोलन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब गिरफ्तारी हो गई तो उस गिरफ्तारी के बाद सवर्ण विज्ञा आंदोलन को बिहार में दीप नारायण सिंह के द्वारा जो है जारी किया गया था या जारी रखा गया था, रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार विद्यापीठ के बारे में विचार करना है, कौन सा यहाँ पर कथन जो है सही है, किसके बारे में, बिहार विद्यापीठ के बारे में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया, करेक्ट है। मजरुल हक इसके कुलधापति बनाए गए थे, ये भी करेक्ट है। ब्रिज किशोर प्रसाद इसके कुलपति बनाए गए थे, ये भी करेक्ट है, तो आप कहेंगे डी रहेगा। सभी ऑप्शन आपके बिहार विद्यापीठ के बारे में करेक्ट है। 1932 का तारापुर नरसंहार बिहार के किस जिले से संबंधित है। 1932 का जो तारापुर नरसंहार बिहार में हुआ था यह मुंगेर जिले में हुआ था, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट है ना। कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1932 को हुआ था, ये रखना है 15 फरवरी 1932 को तारापुर में होता है, जो कि वर्तमान यह अनुमंडल जिले के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित घटनाओं को और उनके सही नेतृत्वकर्ता से सम्मिलित करना एक तरफ घटना है, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया इसकी बात की जा रही है। जैसे नखास पिंड आंदोलन की बात किया, नखास पिंड आंदोलन का जो आपका नेतृत्व करता है अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था। आजाद दस्ता की बात की जाए तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। बेगूसराय जुलूस जो 1931 में हुआ था यह रघुनाथ ब्रह्मचारी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और दांडी मार्च की आप कहेंगे नेतृत्व करता गिरिवरधारी चौधरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, विथआउट स्किप के कुछ बातों को सुन लिया करो, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट। अब इस ऐप को क्यों बता रहे हैं, पहले तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। बीपीएससी के लिए हमने ऑनलाइन आपको टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, टेस्ट पास, है ना, ऐप के अंदर मिलेगा टेस्ट पास। टेस्ट पास पर क्लिक करेंगे, टेस्ट पास के अंदर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिहार एग्जाम्स मॉक, क्या मिलेगा, बिहार एग्जाम्स मॉक मिलेगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बीपीएससी की टेस्ट सीरीज मिल जाती है। 18 ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो केवल 49 रुपए में, हालांकि टेस्ट पास पूरा 49 रुपए में है, आप जिसका भी चाहो तो आपके 50 से ज्यादा एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाती है, केवल 49 रुपए में आप जो है एक बार लगा सकते हो। तो एक बार जाइएगा और इसको जरूर एक बार ऐप पर जाके देख लीजिएगा। फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, ये पुस्तक के लेखक की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे पंडित तोताराम है। कौन है, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष नामक पुस्तक के लेखक पंडित तोताराम है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित कथन किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये जो 3 कथन है किस व्यक्ति से है, वे भागलपुर बिहार
के स्वतंत्रता सेनानी थे, करेक्ट है। उन्होंने आजाद हिंद फौज सरकार के में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की, ये भी ठीक है। वे चित्तरंजन दास के निजी सचिव रहे। तो आनंद मोहन सराय की बात यहाँ पर की जा रही है, आनंद मोहन सहाय की बात, तीनों बातें यहाँ पर की गई हैं। आप कहेंगे भागलपुर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद हिंद फौज सरकार के सुभाष चंद्र बोस की सहायता की थी, और चित्तरंजन दास के निजी सचिव के रूप में आनंद मोहन सहाय को जाना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी के संदर्भ में आपको ज्योग्राफी के जैसे क्वेश्चन आया है, जैसे बात की जाए, क्वेश्चन आता है कि सोमेश्वर श्रेणी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में, भारत नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण तृतीय काल में किया गया था, मतलब ये भी करेक्ट है। इसकी अवस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम है तथा बिहार की सबसे अधिक ऊंची चोटी मानी जाती है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। कितना है? 874 मीटर है, याद रखना है। और यह हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला का भाग है। अगर कभी आ जाए किसका भाग है, तो हिमालय की शिवालिक जो पर्वतमाला है, उसी शिवालिक पर्वतमाला का यह सोमेश्वर श्रेणी भाग है, याद रखना है, ठीक है। और इस क्षेत्र में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वन जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध जो है प्राप्त है। ऑप्शन कहेंगे बी वाला, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के दोआब क्षेत्र एवं उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बिहार के दोआब क्षेत्र के बारे में कौन सा सही है? घाघरा गंडक दोआब उत्तर पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, सही है। गंडक कोसी दोआब मिथिला के उत्तरी गंगा मैदान के अंतर्गत आता है, ये भी करेक्ट है। कोसी महानंदा दोआब सीमांचल क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें पूर्णिया एवं कटिहार जैसे जिले शामिल किए गए हैं, करेक्ट है। ऑप्शन तीनों सही है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर एक गलत है, कौन सा गलत है? बिहार का लगभग 96% भाग मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, करेक्ट लिखा है। उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, ये भी सही है। उत्तरी गंगा के मैदान का ढाल दक्षिण के से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है क्या? तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत हो जाएगा, है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर है। गंडक कोसी महानंदा ने उत्तरी मैदान के निर्माण में योगदान दिया है, ये भी करेक्ट। तो ए, बी और डी ऑप्शन कहेंगे आप करेक्ट है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक शब्द का संबंध गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति से नहीं है? तो टाल का है, चोर का है, दियारा का है। जबकि दून की बात क्या है, दून का संबंध आपके गंगा के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र से इसका संबंध जो है नहीं है। तो आप कहेंगे टाल, चोर, दियारा का संबंध गंगा के मैदानी भाग से होता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत युग्म है, इसकी पहचान करना है। गलत ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे धारवाड़ चट्टान बिहार के सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, सही है। विंध्यन चट्टाने सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी करेक्ट है। टर्सरी चट्टाने सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है, ये भी करेक्ट है। क्वाटरनरी चट्टानों की बात की जाए कृषि के लिए अनुपयुक्त है, तो ये गलत है, सही है। तो आप कहेंगे आपके जो क्वाटरनरी चट्टाने होती हैं वो कृषि के लिए क्या होती हैं? उपयुक्त होती है ना। जलोढ़ बिहार की कृषि का आधार होती हैं। आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा है। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार बिहार की अधिकांश जलवायु किस प्रकार के अंतर्गत आती है? CWG, है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की जलवायु जो है कोपेन ने कहा है CWG के अंतर्गत जो है आती है, याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? बिहार में लू मुख्यतः पश्चिमी एवं मध्य बिहार में चलती है, सही बात है। काल वैसाखी मानसून आने से पूर्व उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है, ये भी सही है। जॉन थर्ड ए के बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग को दर्शाता है, ये भी करेक्ट है। जॉन सेकंड बिहार में बांगर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, बांगर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है क्या? तो आप कहेंगे भाई गलत लिखा है। कौन सी मिट्टी? बांगर मिट्टी के साथ जो है जलोढ़ मिट्टी व्यापक रूप में पाई जाती है। तो बांगर मिट्टी तो पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी व्यापक रूप में पाई जाती है, इसीलिए ये आपकी गलत हो जाएगा। प्रधानता शब्द यहाँ पर गलत लिख गया है। निम्नलिखित में से कितनी युग्म यहाँ पर सही है ना। तो बात किया पर्वतीय पदी मिट्टी सोमेश्वर श्रेणी के आसपास देखने को मिलेगी, करेक्ट है। तराई मिट्टी 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी उत्तरी पट्टी पाई जाएगी, करेक्ट है। बांगर मिट्टी बाल सुंदरी मिट्टी कहते हैं, सही है। खादर मिट्टी प्रतिवर्ष आने वाले अवसाद से निर्मित होती है, सही है। आप कहेंगे सी रहेगा। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नवीनीकरण, है ना, और ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकरण और ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 11.3% हिस्सा है। जो अर्बन पॉपुलेशन है वो आपका बिहार में 11.3% है, बाकी 88.7% कैसे है? ग्रामीण बस्ती में जो है बसे हुए हैं, सही है।
बिहार में सर्वाधिक नगरीय परिषद वाला जिला पटना है, सबसे कम नगरीय परिषद वाला जिला समस्तीपुर है। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे सी रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पूरी तरह भूकंपीय क्षेत्र फिफ्थ में स्थित है? दो भूकंपीय क्षेत्र कौन से है? मधुबनी और सुपौल जिला। याद रखना है, मधुबनी और सुपौल जिला जो है भूकंपीय क्षेत्र फिफ्थ में आता है, याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात की जाए मैं प्राकृतिक गैस की बात किया है तो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिला संबंधित है, आप कहेंगे सही है। पेट्रोलियम की बात किया पश्चिमी चंपारण संबंधित है, करेक्ट है। गैलिना की बात किया है तो बांका जिला संबंधित है, करेक्ट है। एबिस्टस की बात की जाए तो आपके रोहतास में नहीं पे रहता है, एबिस्टस मुंगेर जिले में देखने को मिलता है। कहां पर? मुंगेर में। तो चौथा सही नहीं है, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आपका ऑप्शन कहेंगे ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्राथमिक प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? क्या बात की जा रही है? भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक कैसे माना जाता है? राज तरंगणी को माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सर्वप्रथम मानव को आग की जानकारी किस काल में प्राप्त हुई? सबसे पहले मानव को जो आग की जानकारी है वो पूरा पाषाण काल में देखने को मिलती है ना। नवपाषाण काल में तो प्रचलित बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। आपका ऑप्शन कहेंगे सी वाला करेक्ट है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? परिचित नहीं, अपरिचित थे। तो आप कहेंगे लोहा को नहीं जानते थे, जबकि तांबा, चांदी और सोना को जानते थे। आप कहेंगे यहाँ पर लोहा को सिंधु सभ्यता के लोग जो है अपरिचित थे, लोहा को नहीं जानते थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? दो परंपराएं वेदों को अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करती, बिल्कुल सही लिखा है। दोनों परंपराएं सृष्टिकर्ता ईश्वर को मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं मानती, ये भी सही लिखा है। दोनों परंपराएं स्थायी और शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार, नहीं, ये गलत लिखा है। दोनों का मत अलग अलग है। केवल पहला और दूसरा कहेंगे दोनों के दार्शनिक सिद्धांत सेम है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन आएगा तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र की बात करें कौन से धर्म ग्रंथ में है? आपका ऑप्शन है, वैसे इसको सभी का पता होगा तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद से किस वेद में मिलता है ना। और जिस वेद में मिलता है वो सबसे पुराना वेद है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ऐसे बताना है। 25 नंबर का ऑप्शन आपका ये वाला है ना। तो इस टाइप में बताना अच्छा लगेगा, नाम भी पूरा लिख सकते हो तो और बढ़िया बात रहेगी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, चलो इसको मैं छोड़ता हूं, है ना। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ इमारत है, दूसरी तरफ निर्माता है, मतलब कि कौन सी इमारत किस निर्माता के द्वारा बनाई गई है? सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी, सब सही है। अलाई मीनार, अलाउद्दीन खिलजी, ये भी सही है। तुगलकाबाद, गैसुद्दीन तुगलक, ये भी करेक्ट है। जहां पना, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप कहेंगे चारों ऑप्शन सही सुन लेते हैं, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वंशों में दिल्ली का शासन क्रम क्या है? दिल्ली का जो शासन क्रम रहा है कौन सा ऑप्शन आया? सबसे पहले कौन सा आया? गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, पहले नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद खिलजी वंश आया, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर सैयद वंश आया, फिर इसके बाद लोधी वंश आया। तो आप कहेंगे 4 2 3 1, 4 2 3 1 आपका बी ऑप्शन रहेगा, या आपका ऑप्शन करेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है, कौन सा गलत है? दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी, सही है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की, करेक्ट है। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की, सही है। दीवाने रियासत की बात किया तो बलबन के द्वारा है क्या? नहीं, आप कहेंगे दीवाने रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी की है। किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। निम्नलिखित, अरे चलो ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन असत? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? तालीकोटा का युद्ध 1665 ईस्वी में राक्षसी एवं तंगड़ी नामक दो गांवों के मध्य में हुआ। बाकी सब तो सही लिखा है, लेकिन 1665 में नहीं हुआ था, बल्कि 1565 में हुआ था, तो ये गलत हो गया। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज को 8 महान सेनापति कहा जाता था, तो ये गलत है, ये सही है? तो आप कहेंगे भाई ये भी ऑप्शन आपका गलत है ना। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है, कोई भी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही नहीं। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की है, वो कौन से हैं? आप कहेंगे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी आपके उड़ीसा में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। आप कहेंगे डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आदि शंकराचार्य के द्वारा ये 4 मठों की स्थापना जो है की गई है। आपको इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है।
महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है वो उत्वी नाम का व्यक्ति था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट है। कौन सा आंदोलन पश्चिमी शैली के शैक्षणिक संस्थानों एवं पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा दोनों की स्थापना से जुड़ा है? एक ऐसा आंदोलन है जो पश्चिमी शैली की शैक्षणिक संस्थान एवं गुरुकुल शिक्षा दोनों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसे हम आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे 1875 में की थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो है की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय दृष्टिकोण वाला पहला संगठित राजनीतिक संगठन कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन था, है ना। इंडियन एसोसिएशन था जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। हालांकि बाद में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया था, मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेडरेशन हॉल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? फेडरेशन हॉल के बारे में कौन सा सही है? इसे बंगाल के विभाजन के बावजूद इसकी एकता के प्रतीक के रूप में परिकल्पित किया गया था, सही है। इसकी आधारशिला 16 अक्टूबर 1905 को आनंद मोहन बोस के द्वारा रखी गई थी, करेक्ट है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय के रूप में स्थापित किया, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, केवल पहला दूसरा सही है फेडरेशन हॉल के बारे में। गंडमक की संधि जो कि 1879 में ब्रिटिश सरकार और किसके बीच में की गई थी? तो जो गंडमक की संधि है वो आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार एवं याकूब खान के बीच में की गई थी। कौन से? याकूब खान के बीच में की गई थी। वहां आपका ये दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के रूप में इसको जाना जाता है। पंजाब हिंदू सभा के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? पंजाब हिंदू सभा के बारे में। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, बिल्कुल सही बात लिखा है। इसके नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि वह भारतीयों को एक एकल राष्ट्र में एकजुट करने का प्रयास कर रही थी, ये भी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साम्राज्यवाद विरोधी नीतियों का समर्थन नहीं, इन्होंने साम्राज्य का समर्थन नहीं किया था, केवल पहला दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से विचार करने की तरफ लेखक है, दूसरी तरफ भाषा है, कौन सा लेखक किस भाषा से संबंधित है? अगर बात की जाए सुब्रमणि भारती, सुब्रमणि भारती की बात की जाए मलयालम भाषा, नहीं गलत है। लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ की बात किया तो असमी भाषा संबंधित है, करेक्ट है। अल्ताफ हुसैन हाली की बात किया उर्दू भाषा संबंधित करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा तो यहाँ आपका बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये रखना है। सुब्रमण्यम भारती की अगर बात किया तो मलयालम नहीं बल्कि तमिल के लेखक है। कौन से? तमिल के लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्रिटिशों ने 1935 में बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग मुख्यतः क्यों किया? तो सीधी सी बात की जा रही है, बर्मी राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध को कमजोर करने के लिए भारत से बर्मा को उस समय जो है ब्रिटिश ने अलग कर दिया था। 1937 में फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में जाना जाता है, उसके दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है, तो इसको याद थोड़ा सा रखिएगा। बैथुन स्कूल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही? किसके बारे में? बैथुन स्कूल के बारे में। बैथुन स्कूल की स्थापना कलकत्ता में 1849 में की गई थी, करेक्ट है। ईश्वर चंद विद्यासागर इसके कौन थे? सचिव थे, ये भी सही है। भारत में महिला शिक्षा आंदोलन का पहला प्रमुख संस्थागत परिणाम था, करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे डी रहेगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। परमहंस मंडली जिसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परमहंस मंडली की स्थापना की बात की जा रही है ना, 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था बात की जा रही है? तो जाति समानता बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट है। 1832 में शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र दर्पण की स्थापना किसके द्वारा की गई है? दर्पण की स्थापना बाल शास्त्री जाम्बेकर ने की थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। लोकहितवादी, लोकहितवादी जो 19वीं सदी के महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार एवं तर्कवाद के प्रमुख समर्थक थे, इनका उपनाम क्या था? तो गोपाल हरि देशमुख था। आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। किस वर्ष कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था? भाई कांग्रेस के कौन सा ऐसा लाहौर में अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का? तो आप कहेंगे 1929 में हुआ था, जिसमें लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव को पास किया गया था। 26 जनवरी 1930 को याद रखना है। विलियम विल्सन हंटर के द्वारा इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश भारत का एक व्यापक प्रशासनिक और सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करना। विल्सन हंटर के द्वारा इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश भारत एक व्यापक प्रशासनिक सांख्यिकी विवरण को प्रस्तुत करना। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के संबंध पर विचार करें।
डेविड हेयर ने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सहायता की थी, बिल्कुल ठीक है। अलेक्जेंडर डफ बंगाल में शैक्षणिक सुधारों से जुड़े एक स्कॉटिश मिशनरी थे, करेक्ट है। ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म सभा के पहले सचिव थे, भी करेक्ट है। तो राजा राम मोहन राय के तीनों व्यक्तियों के बारे में ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला हो जाएगा, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ पर विचार करें। कौन से यंग बंगाल आंदोलन के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि 1820 के दशक में उत्तरार्ध और 1830 के दशक में बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच में उभरा था, बिल्कुल सही है। इसके नेता और प्रेरणा स्रोत हेनरी विवियन डेरिजियो थे, ये भी सही है। इस आंदोलन में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से काफी प्रेरणा ली गई थी, भी करेक्ट है। डी ऑप्शन रहेगा। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम किसने उठाया। तो ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने के समय जो पहला कदम है, यह पहला कदम लॉर्ड मेयो के द्वारा उठाया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह युद्ध 1816 में सुंगुलू की संधि के साथ समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। इस संधि के तहत नेपाल ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को स्वीकार करने पर सहमति दी थी, ये भी सही है। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे नेपाल का विलय कर लिया, नहीं पूरे नेपाल का विलय नहीं किया था, कुछ नेपाल में संप्रभुत्ता बनाए रखी थी, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ब्रिटिश का प्रभाव हो गया था। तो ऑप्शन कहेंगे केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सूची 1 है बांध, सूची 2 में अवस्थिति है, कौन से बांध की अवस्थिति कहां पर है। जैसे बात की जाए सैनार बांध, सैनार बांध की बात की जाए तो बिलू है ना, बिलू नील नदी पर, नीली नील नदी पर है। इग्ना बांध की बात की जाए तो आप कहेंगे जायरी नदी पर है। करीबा बांध की बात की जाए तो आप कहेंगे जाम्बेजी नदी पर है। और केजी बांध की बात की जाए तो आप कहेंगे नाइजर नदी पर है। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा ये बांध कहाँ के बताए जा रहे हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बांधों को बताया जा रहा है, और ये अफ्रीका की ही नदियां हैं, याद रखना है ना, ये अफ्रीका की ही नदियां हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट डुकोनो किस देश में स्थित है। अभी हाल ही में माउंट डुकोनो रहा है चर्चा में, किस देश में है, तो आप कहेंगे इंडोनेशिया में है। और ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। 9 मई 2026 को इसमें सक्रिय विस्फोट हुआ था, याद रखना है। और ये इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो स्थित है। सूची 1 में प्रमुख खाड़ियां हैं और सूची 2 में अलग करते हैं। कौन सी खाड़ी किस चीज को अलग करती है, जैसे बात की जा रही है। जैसे रीगा की खाड़ी की बात की जाए, रीगा की खाड़ी एस्टोनिया को लाटविया से अलग करती है। बोथनिया की खाड़ी की बात की जाए, स्वीडन को फिनलैंड से अलग करती है। बिस्के की खाड़ी की बात की जाए, फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। और इंग्लिश चैनल की बात किया तो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, याद रखना है। तो ये कुछ खाड़ियां होती हैं, किसको अलग करती हैं इसके बारे में बात की गई। कौन सा नदी बैकाल झील से निकलती है। एक ऐसी नदी है जो बैकाल झील से निकलती है, आप कहेंगे अंगारा नदी, क्या रखना है, जो अंगारा नदी है बैकाल झील से निकलती है, ठीक है। और बैकाल झील में अंगारा नदी की जो कुल लंबाई है 1800 मतलब 1780 किलोमीटर के आसपास की है, क्या रखना है। और यह साइबेरिया क्षेत्र में बहती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली जो मशरूम सेल होते हैं वो किस प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। अपघर्षण प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मशरूम सेल बनते हैं वो अपघर्षण प्रक्रिया का प्रोसेस का परिणाम होते हैं। पूर्वी घाट से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। पूर्वी घाट के बारे में, पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, सही है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक है, अरे गलत, उल्टा लिखा है ना। पूर्व पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है, गलत है। पूर्वी घाट में कटीले शिखर तीव्र ढाल के साथ अत्यधिक विषम उबड़ खाड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, सही। तो पहला और तीसरा ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर करेक्ट है, जबकि दूसरा ऑप्शन पूर्वी घाट के बारे में गलत है। भारत के कौन से राज्य बिजिंझाम अंतरराष्ट्रीय समुद्री पत्तन स्थित है। तो बिजिंझाम अंतरराष्ट्रीय समुद्री पत्तन किस राज्य में है, आप कहेंगे भारत में केरलम राज्य में स्थित है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केरल लिखा हुआ है, हालांकि केरल का नाम बदल चुका है, केरल का नाम अब केरलम हो चुका है, ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत में 9 राज्य एवं 4 केंद्रशासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती हैं, बिल्कुल बात ठीक है। राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पांडुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है। अब सभी को पता होगा 2 राज्यों में फैला है क्या, अरे आप कहेंगे 2 राज्यों में तो नहीं फैला है, बल्कि है कितने, 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से, यनम, यनम कहाँ फैला है, आंध्र प्रदेश में फैला है। इसके बाद आपके कराईकल, कराईकल की बात किया तो तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसके बाद आपके माहे, माहे की बात की जाए तो आपके केरल राज्य में फैला हुआ है ना। मूल रूप से पांडुचेरी तो आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो गलत हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाराष्ट्र राज्य है,
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद आप कहेंगे मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद आप कहेंगे महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का स्थान तीसरा आता है, ना कि दूसरा आता है, तो ये भी गलत है। केवल पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अरे इस बार पीडीएफ बहुत बेकार पीडीएफ है ना, कुछ क्वेश्चन छोड़ना पड़ना। चलिए, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला जो उच्च वायुदाब हाई प्रेशर जो क्षेत्र है वो कहां पर है? आप कहेंगे मेडागास्कर के पूरब में पड़ता है। कहां पर? आप सभी को पता होगा, है ना, मेडागास्कर के। इस तरीके से आप देखोगे, ये आपका अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ पर आपका मेडागास्कर हो जाएगा, यहाँ पर आपका भारत हो जाएगा। तो ये मेडागास्कर वाला जो है हाई प्रेशर वाला क्षेत्र देखने को आपको मिलता है, और भारतीय मानसून को बहुत ज्यादा प्रभावित जो है करता है। निम्नलिखित कैबिनेट में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, है ना। निम्न कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं बात की जा रही है, तो कैबिनेट रैंक के वाले जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में शामिल होते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संघ की मंत्रिपरिषद के संबंध में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? इसके बारे में, संघ की मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माफी चाहता हूँ, इस बार पीडीएफ थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिलर है ना। आप क्या बोले, हम नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे ऐसी पीडीएफ ना आए। सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर ऑप्शन चॉइस करना है कौन सा सही है। अनुच्छेद 26 की बात किया है। अनुच्छेद 26 में 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 239 केंद्र एवं शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बात करेगा। आप कहेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में कौन सा प्रावधान शामिल है? भाई तीसरी अनुसूची में कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर शामिल है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे संघ के मंत्री पद की शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं, इसमें शामिल नहीं होती है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान प्रारूप, तो 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। आप कहेंगे तीसरी अनुसूची में 1, 2, 4 सही रहेगा। आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई नेशनल इमरजेंसी के बारे में कौन सा सही है? घोषणा होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के द्वारा गलत। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर गलत। संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद आपातकाल अनिश्चित काल तक प्रभाव, अरे ये भी गलत। राष्ट्रपति इसे कभी भी किसी भी समय संसद की स्वीकृति के रद्द जो है कर सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी समय बिना संसद की स्वीकृति के भी नेशनल इमरजेंसी को रद्द जो है कर सकते हैं, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कौन सा सही है? पंचायत के ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर पर सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरी जाती हैं। आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य विधान परिषद के बारे में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। आप कहेंगे राज्य विधान परिषद के बारे में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343, 343 जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। आप कहेंगे आर्टिकल 343 है। भारत में के समष्टि आर्थिक सूचकांक को माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के व्यापक आधार पर संशोधन पर विचार करना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है इसके बारे में चलिए बात करेंगे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करके 2022-23 कर दिया है, बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2022-23 को नए आधार वर्ष के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को दर्शाया गया है। अरे भाई ये कौन सा हो गया, ये तो ऑप्शन गलत है ना। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला में हाल के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से भारों की एकीकृत करने के लिए आधार पर 2024 को स्थानांतरित कर दिया गया है, करेक्ट है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार पर 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया, ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो आप कहेंगे 1, 3, 4 यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा वाला गलत था। व्यय एवं प्राप्ति के प्रकार को सही उदाहरण बताएं। व्यय एवं प्राप्ति का प्रकार है और उदाहरण यहाँ पर कौन सा सही है। चलिए बात की जाए, जैसे राजस्व व्यय की बात की जाए तो आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान के बारे में,
पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो विदेशी सरकारों द्वारा दिए गए ऋण के बारे में। पूंजीगत प्राप्ति की बात की जाए ऋणों की वसूली के बारे में। और राजस्व प्राप्ति की बात की जाए तो जीएसटी संग्रह के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं मॉडलों को उनके प्राथमिक फोकस लक्ष्य में बताना है। एक तरफ मॉडल और रणनीति है और एक तरफ प्राथमिक फोकस क्या रहा है इसके बारे में। जैसे अगर बात की जाए हेरॉड डोमर मॉडल, हेरॉड डोमर मॉडल की बात की जाए तो बुनियादी ढांचा और बचत के बारे में बात की गई थी। महानलोबिश की बात की जाए तो भारी औद्योगिकरण के बारे में बात की गई है। राव मनमोहन की बात की जाए आर्थिक उदारीकरण के बारे में बात की गई। गाडगिल रणनीति ने निर्यात संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के बारे में बात की। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण है इनमें से कौन सा ऑप्शन कारण सही है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जो कोर मुद्रास्फीति लगातार उच्च बनी रही, भले ही समग्र खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 1.7 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई थी। कारण कहता है कि यह उच्च कोर मुद्रास्फीति अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनावों के कारण सोने और चांदी की वैश्विक कीमतों में निरंतर उछाल के कारण रही है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, दोनों ऑप्शन व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब क्या पढ़ूंगा, चलिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित पूर्वोदय कौन सी है? पूर्वोदय विकास ढांचे के संदर्भ में सरकार ने एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत सुव्यवस्थित नोड की स्थापना का प्रस्ताव कहां पर किया है? दुर्गापुर में किया हुआ है। दुर्गापुर में जो है क्या हुआ, कौन सी है? पूर्वोदय राज्यों की बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को यहाँ पर जो है किया गया है और यहाँ पर दुर्गापुर में जो है इसका प्रस्ताव जो है किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम CRA2 के तहत बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है इसमें? तो बिहार के इसमें 30 जिलों का चयन किया गया है। आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। बिहार बजट 26-27 के व्यय के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिहार बजट 26-27 के व्यय के बारे में बात करना है। सामाजिक सेवाओं की हिस्सेदारी 41.55% है, करेक्ट है। सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी 28.12% है, ये भी ठीक है। आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 23.39 रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, है ना। और ऋण एवं पेशगियों की हिस्सेदारी 6 पॉइंट नहीं, ये भी गलत। केवल पहला और दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि ऑप्शन यहाँ पर तीसरा और चौथा यहाँ पर जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार की हाल ही में विस्तारित रिलीफ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है रिलीफ। रिलीफ योजना का उद्देश्य है कि पश्चिम एशिया में जो समुद्री रसद है, लॉजिस्टिक है, इसके व्यवधानों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों की सहायता करना। रिलीफ योजना जो आपके निर्यात किया जाता है पश्चिमी एशिया से, जो निर्यातक है इनके लिए सहायता प्रदान करना, रिलीफ योजना भारत सरकार के द्वारा इसको लाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए बनाना क्लस्टर केला समूह पहल के तहत 200 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा विकास योजना को मंजूरी दी है? तो जलगांव महाराष्ट्र में, कौन सा? जलगांव महाराष्ट्र में इसने जो है बनाना क्लस्टर केला समूह के लिए 200 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूरी दे दी है। नव स्थापित आर्थिक स्थिरीकरण कोष इकोनॉमिक सब स्टेबलाइजेशन फंड ESF के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? यह एक विशेष 1 लाख करोड़ का वित्तीय बफर है, सही है। इस कोष को भारत के 4.4 राजकोषीय घाटे लक्ष्य का उल्लंघन किए बिना वैश्विक तेल कीमतों में उछाल जैसे बाहरी समष्टि आर्थिक झटकों को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी सही है। इसका प्रबंधन वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। आप कहेंगे केवल यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखना है, केवल पहला और दूसरा सही है ना। और इसका जो मामला है वो आपके आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट आता है, यदि किसी वस्तु पर नियत बल इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका संवेग उसके प्राथमिक मान का 3 गुना हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? क्या बढ़िया क्वेश्चन है, यह 9 गुना बढ़ जाता है ना। हालांकि फिजिक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग सॉल्व वगैरह करना सीख जाइएगा, कर लीजिएगा। किसी वस्तु पर अगर नियत बल लगाया जाए, उसके संवेग को प्राथमिक मान अगर 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 3 गुना करेंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। कौन सी तरंगें मुख्य रूप से आणविक अनुनाद के कारण ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं? अवरक्त तरंगें, जो अवरक्त तरंगें होती हैं वो ऊष्मीय प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार के रूप में मानी जाती है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोमीटर हावर तथा तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2.1 सेकंड का समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के, तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। पृष्ठ तनाव और ऊष्मा विकिरण के संदर्भ पर विचार करना है।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? किसके बारे में? पृष्ठ तनाव और ऊष्मा विकिरण के बारे में। गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उच्च ताप पृष्ठ तनाव को कम करता है, जिससे स्वाद कलिकाओं पर अधिक प्रभावी ढंग से फैल पाता है। सूप तो पिया होगा ना आपने, गर्म सूप पियोगे तो अधिक स्वादिष्ट लगता है, ठंडा पियोगे तो बेकार लगता है। एक काली और खुरदरी सतह समान तापमान पर एक सफेद पॉलिश की गई सतह की तुलना में ऊष्मा की बेहतर विकृत जो है होती है। ये भी सही है। घाव धोने वाले रोगाणु रोधक एंटीसेप्टिक इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि उनका पृष्ठ तनाव पानी की तुलना में अधिक हो। नहीं, ये गलत लिखा है ना? पानी की तुलना में क्या होता है? कम हो। तो केवल पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। प्रकाश के गुणों एवं प्रकाशीय दर्पणों के बारे में विश्लेषण कीजिए। प्रकाश के गुण एवं प्रकाशीय दर्पण के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? एक समतल दर्पण हमेशा वस्तु के समान आकार का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो सही लिखा है। प्रकाश का स्पष्ट सरल रेखीय संचरण मुख्य रूप से इसके अत्यधिक सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य के कारण होता है, ये भी ठीक लिखा है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी पर, अरे भाई गलत लिखा है ना? दूरी पर नहीं होगी, पास होगी। तो आप कहेंगे तीसरा वाला यहाँ पर जो गलत है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आप कहेंगे बढ़ती है। ठोस पदार्थों का तापमान अगर बढ़ा देंगे तो उसके जो कण है उसकी जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी, याद रखना है। ठीक है। अरे ये क्या हो गया? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल के उदाहरण है? भाई ऐसे कौन सा है जो प्रबल अम्ल के उदाहरण है बात की जा रही है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल के उदाहरण में से कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। दूसरा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी हो सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल नहीं होगा, बेंजोइक अम्ल भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे पहला और तीसरा ऑप्शन कहेंगे आप जो है प्रबल अम्ल के उदाहरणों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल उदाहरण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, एक तरफ यहाँ पर प्रतीक है, दूसरी तरफ उसका वर्गीकरण है और यहाँ पर बताना है। बात की जाए ऑक्सियम ओएस जिसे कहते हैं वो संक्रमण तत्व से संबंधित है। सीजियम सीएस जिसे कहते हैं क्षार धातु संबंधित है। समेरियम एसएम जिसे कहते हैं लिथेनॉइड से संबंधित है। नेपच्यूनियम एनपी जिसे कहते हैं वो एक्टिनॉइड तत्व से संबंधित है, रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी प्रक्रिया मिट्टी से पौधों की जड़ों में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मिट्टी से पौधों की जड़ों में पानी परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे आप कहेंगे परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। इन विशिष्ट कोशिकाओं को मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक ऐसी कौन सी कोशिकाएं जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तंत्रिका कोशिकाएं होती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन्स जिन्हें कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवाणु जैसे पेरिक्रियोटिक जीवों में कोशिका द्रव्य का स्पष्ट परिभाषित केंद्रीय क्षेत्र जिसमें प्राथमिक आनुवंशिक सामग्री होती है क्या कहलाती है? केंद्र काव्य कहलाती है। क्या कहलाते हैं? केंद्र काव्य के रूप में इनको जाना जाता है। मानव रोगों एवं प्रतिरक्षा विज्ञान के संबंध पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? मानव रोगों और प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में, रेबीज और मेनिंजाइटिस गंभीर बीमारियां हैं जो सीधे केंद्रीय तंत्र का नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं, सही लिखा है। टीके सक्रिय संक्रमण को ठीक करने के लिए तुरंत पहले से बने एंटीबॉडी को इंजेक्ट करके काम करते हैं, गलत लिखा है। एंटीजन आमतौर पर बाहरी प्रोटीन होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को रक्षा तंत्र शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं, सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन से और एक तरफ कमी होने वाले रोग हैं। कौन सी विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे बात की जाए तो विटामिन सी से बात की जाए तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से बात की जाए रिकेट सूखा रोग होता है। विटामिन बी7 से बालों का झड़ना होता है और विटामिन बी3 से बात की जाए तो पेलेग्रा रोग होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाता है। कीटनाशक वर्ग हैं और एक तरफ रासायनिक यौगिक है, कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे कीटनाशक की बात की जाए एल्यूमिनियम फास्फेट सम्मिलित है। कवकनाशी की बात की जाए बोर्डो मिश्रण सम्मिलित है। शाकनाशी की बात की जाए बेंजी प्राम सम्मिलित है। और कृंतकनाशी की बात किया तो एल्यूमिनियम फास्फेट सम्मिलित है, ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलाने के लिए बहुत आते हैं, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? एक ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, अतिसार जिसे डायरिया कहते हैं, है ना, दस्त लगना, तो अतिसार प्रोटोजोआ के कारण होता है। काला जार भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। आप कहेंगे सुजाक नहीं होता है, तो 1, 2 और 3 आप कहेंगे जो है प्रोटोजोआ के कारण जो है होने वाले रोग है। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो अपने अध्ययन क्षेत्र के लिए सही नहीं है? चलिए बात किया है,
एचिथ्रियोलॉजी, स्टीरोथोलॉजी मछलियों के अध्ययन के लिए जानी जाती है, करेक्ट है। एंटिमोलॉजी की बात की है, कीटों के अध्ययन के लिए जानी जाती है, सही है। जेरेंटोलॉजी की बात की है तो सपनों के अध्ययन के लिए नहीं जाती है। जेरेंटोलॉजी किसके लिए जानी जाती है? आप कहेंगे वृद्धावस्था, बुढ़ापे जैसी प्रक्रियाओं के लिए जानी जाती है। कौन सी? वृद्धावस्था के लिए जो है आप कहेंगे जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन सी वाला गलत है। और फाइकोलॉजी की बात किया है तो शैवालों के अध्ययन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आपका भी ऑप्शन डी वाला सही है। तो ऑप्शन ए, बी और आपके डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि ऑप्शन कौन सा गलत है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आता है? संतृप्त वसा के बारे में कौन सा सही नहीं? संतृप्त वसा के संबंध में कौन सा गलत है? तो संतृप्त वसा आमतौर पर कमरे के तापमान को तरल, अरे भाई गलत है ना, तरल होती है, गलत है। संतृप्त वसा खाना पकाने के लिए आदर्श होती है क्योंकि इसमें ताप सहने की प्राकृतिक क्षमता होती है, सही है। सामान्य उदाहरण मक्खन एवं नारियल का तेल है, ये भी तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही नहीं। सूची एक है मानव पाचक एंजाइमों को सूची दूसरे से प्राथमिक कार्यों के लिए बताना है। एंजाइम है और उसके कार्य हैं। एंजाइम कौन कौन से कार्यों के लिए जाना जाता है? जैसे लाइपेज एंजाइम की बात की जाए, लाइपेज जो होता है वो आपके वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में रासायनिक रूप में पचाने के लिए जिम्मेदार है, करेक्ट है। प्रोटीज की बात की जाए, एंजाइमों का एक सामान्य वर्ग का जो प्रोटीन पेप्टाइड्स में तोड़ता है, ये भी सही है। एमाइलेज की बात किया है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, करेक्ट है। और पेप्सिन की बात किया है, अमाशय पेट के अत्यधिक अम्लीय वातावरण में बेहतर रूप से कार्य करता है, करेक्ट है। सभी ऑप्शन आपके मिले हुए, तो इसमें आपका कोई भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से जैविक गद्यांश को पढ़ना है और रिक्त स्थान एक्स और वाई को भरने के लिए एक शब्द का संयोजन करना है। तो क्या संयोजन करना है? तो बात की जाए, एक्स एक ऐसा कोशिकांग है जिसे जिसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन का प्राथमिक पहल है। स्थूल पर मानव जीवन डैश के लयबद्ध संकुचन और स्खलन पर निर्भर करता है, जिसके बल को परिधीय धमनियों में नाड़ी पल्स के रूप में महसूस किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? सूत्र कणिका एवं आ जाएगा और आपके हृदय कोष्ठ रोग आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। सूत्र कणिका एक ऐसा कोशिकांग है जिसे यह पावर हाउस कहा जाता है और यह मानव शरीर में हृदय के लयबद्ध संकुचन के लिए स्थलन का कार्य करता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के तहत 5 वर्षों में कितने निवेश की घोषणा की गई है? अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के तहत अगले 5 वर्षों में जो $15 बिलियन की निवेश की घोषणा की गई है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के द्वारा खोजे गए 700 साल पुराने बटवृक्ष के संबंध पर विचार कीजिए। यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित बटवृक्ष माना जा रहा है, करेक्ट है। बिहार के मुंगेर में आईटीसी परिसर में लगा मिला है, ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन कहेंगे सी वाला करेक्ट है। बिहार की राज्य महिला आयोग के द्वारा मामलों की तुरंत निपटारे के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम को बिहार राज्य महिला आयोग के द्वारा तुरंत निपटाने के लिए चलाया जा रहा है। बिहार का पहला एरोसिटी कहां बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला एरोसिटी है और ये कहां बनाया जा रहा है? आप कहेंगे हरिहर नाथपुर, सोनपुर में बनाया जा रहा है, बी ऑप्शन आपका यहां पर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नासा के द्वारा जारी पृथ्वी की रात की रोशनी के ग्लोबल मैप 2014 से 12 के अनुसार कौन सा कथन सही है? बिहार उत्तर प्रदेश में रात की रोशनी में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, क्या सही है? आप कहेंगे भाई गलत है ना। यह विश्लेषण नासा ब्लैक मार्बल प्रोजेक्ट के तहत विजुअल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर ट्यूट डेटा का उपयोग करके किया गया है। आपका ऑप्शन कहेंगे केवल दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन से राज्य का है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का है। सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग 2024-25 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग 2024-25 के बारे में कौन सा सही है? इस रैंकिंग में पटना को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। रैंकिंग में 65 शहरों को शामिल किया गया था, करेक्ट है। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक में मानव परिवेश को रोकना है, सफाई कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। तीनों ऑप्शन सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग के बारे में करेक्ट है। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत 2030 तक राज्य के जीएसडीपी में कितना योगदान हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 5% का लक्ष्य रखा गया है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। वर्ष 2026 का रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार कैसे प्रदान किया गया? रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार की बात की जा रही है, प्रेम कुमार मणि को प्रदान किया गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
इंजन निर्माण क्षमता की दृष्टि से मधेपुरा रेल इंजन कारखाना देश का कौन सा स्थान है? इंजन निर्माण क्षमता की दृष्टि से जो मधेपुरा रेल इंजन कारखाना है पूरे देश में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम क्या थी? तो भारत नेक्स्ट। क्या थी? प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम भारत नेक्स्ट जो है थीम थी। कौन सा सम्मेलन और उसका शहर सही सम्मिलित है? कौन सा सही है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नाटो शिखर सम्मेलन 25 की बात की जाए तो आपके नीदरलैंड में हुआ था। ये ऑप्शन आपका गलत है। कहां पर हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। COP 31 की बात की जाए तो आप कहेंगे अदीस अबाबा में नहीं हुआ था, ये आपका तुर्की में हुआ था, तुर्की के अंताला में। नाम शिखर सम्मेलन 27 की बात किया तो मियामी में नहीं होगा, ये कहां पर होगा? आप कहेंगे उज्बेकिस्तान में होगा, उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। तो आपका बी सी डी गलत है, जबकि ए ऑप्शन सही है। इन दो व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एक तो हरमनप्रीत कौर को और दूसरा आपका मनु भाकर को। तो बी ऑप्शन आपका सही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से शामिल किया गया है। मई 2026 में भारत के सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में कथनों पर विचार करें कौन सा सही है? तो बात की जाए तो कुल सकल जीएसटी राजस्व में 1,94,184 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं। सही है। वार्षिक आधार पर 3.2% की वृद्धि देखने को मिली है। सही है। आईजीएसटी संग्रह 1,11,644 करोड़ रुपए करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन बी वाला रहेगा। तीनों ऑप्शन आपके जीएसटी के मामले में करेक्ट है। आरबीआई आरबीआई के भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान के संबंध पर विचार करें कौन सा सही है? तो आरबीआई की जीडीपी गाइडलाइंस के बारे में चालू वित्त वर्ष 26-27 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6 पॉइंट यहाँ पर 9 से घटकर 6.6 बताया गया है। सही है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.7 दर्ज की गई है। करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कहेंगे सी रहेगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। आवधिक श्रृंखल सर्वेक्षण PLFS का वार्षिक रिपोर्ट 25 के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है? 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल LFPR 59.3% रही है। सही है। पुरुष LFPR 79.1% रही है। करेक्ट है। महिला LFPR 60%, नहीं, महिलाओं के मामले में केवल 40% देखने को जो है मिली है। कुल बेरोजगारी दर की बात की है तो आपके 4.8 नहीं है, 3.1% रही है। आपका तीसरा और चौथा गलत है, केवल पहला दूसरा ऑप्शन सही है। आरबीआई ने पेमेंट्स विजन 2028 के दस्तावेज का अनावरण किस नाम से किया है? तो आपका शेपिंग इंडिया पेमेंट फ्रंटियर के नाम से किया हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आरबीआई ने पेमेंट्स विजन 2028 का दस्तावेज जो है आपके किस नाम से किया है? शेपिंग इंडिया पेमेंट फ्रंटियर के नाम से किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है कि आरबीआई ने एमएसएमई के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा दोगुनी करके कितनी करने का प्रस्ताव रखा हुआ है? तो आप कहेंगे 20 लाख रुपए तक का प्रस्ताव को रखा हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स के अनुसार भारत की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 29 से 30% देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित रामसर स्थल है, उनके संबंधित रामसर स्थल है और किस राज्य में स्थित है? जैसे पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में है। पटना से बिहार पे टिक नहीं लगा देना है, पटना पक्षी में उत्तर प्रदेश में है। छारी डांड की बात किया है तो गुजरात राज्य में है। सिलिसेट झील की बात किया है राजस्थान में है। और कोपरा जलाशय की बात किया है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है 2021 की तुलना में ISFR 2023 में मानव के भारत के वन आवरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता, एक तरफ विजेता है, दूसरा जन्म स्थान है। सुसुम कितागावा की बात की जाए तो इनका जो जन्म है वो आपके जापान में हुआ है। रिचर्ड रॉबसन की बात की जाए, इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। अमर यागी की बात किया तो इनका जन्म जॉर्डन देश में हुआ है। आपका ऑप्शन ध्यान रखना है। भारत और रूस के बीच में हस्ताक्षरित रेलो समझौता पूर्ण रूप क्या है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और रूस के बीच में हुआ, यह रखना है। इंडिया एवं रूस के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे नाम क्या दिया जा रहा है? आप कहेंगे इसे नाम रेलो समझौता दिया जा रहा है, जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सीख पाते हैं। चेन्नई स्थित स्पेस किट्स इंडिया ने कौन सा विद्युत चालित रॉकेट विकसित किया हुआ है? वायुपुत्र नाम से। चेन्नई के स्पेस किट्स इंडिया ने विद्युत चालक रॉकेट को वायुपुत्र नाम से जो है विकसित यहाँ पर किया हुआ है। इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने पहली बार सीधे तौर पर किस घटना का पता लगाया हुआ है? तो सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली सौर विस्फोट का चंद्रमा पर प्रभाव के बारे में पता लगाया हुआ है। भारत की पहली जनजाति जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में भारत में पहली बार जनजाति जीनोम परियोजना की शुरुआत जो है की गई है।
लगभग 12 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ईमेल प्रणाली किस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित की जाएगी? जोहो ऐप पर लॉन्च की जा रही है, जोहो ऐप पर ट्रांसफर की जा रही है। आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के रणनीतिक तेल भंडारों के संदर्भ पर विचार कीजिए। रणनीतिक तेल भंडार स्थल है और कौन सा राज्य है? जैसे चांदी खोल की बात की जाए आपके उड़ीसा में है, बीकानेर की बात की जाए राजस्थान में है, राजकोट की बात की जाए गुजरात राज्य में है और पादुर की बात की जाए कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि तजाकिस्तान में स्थित भारत के मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण विदेश विकसित विदेशी सैन्य एयरबेस जिसे हाल ही में भारत के द्वारा पूर्णतः खाली किए जाने की खबरें सामने आई हैं। इसका नाम क्या है? आयनी एयरबेस है। आयनी एयरबेस है, ये तजाकिस्तान में था। भारत इसका उपयोग करता था, जिसे भारत के द्वारा अभी हाल ही में ऐसा आ रहा है सामने, इसको खाली कर दिया गया है। भारत के पहले स्वदेशी एआई संचालित ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन का नाम क्या है? काल भैरव के नाम से इसको जो है नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपके बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन 140 क्वेश्चन आपके जो जीएस के आते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। 10 क्वेश्चन जो आपके सीसेट के आते हैं, इसको हम सीसेट के लिए अलग स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे, जो कि एक अलग सर पढ़ाएंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सीसेट की प्रॉपर वीडियो कम से कम 15 से 25 वीडियो के बीच में ला देंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट चैनल पे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।